अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम सब के लिए बहुत एज़ाज़ की बात कि इब्रार हसन आज हमारे साथ मौजूद हैं। और इब्रार मैं ख़ुद चूँकि ट्रैवलर हूँ और इब्रार वो शख्स हैं जिन्होंने ट्रैवलिंग को, एक्सप्लोरेशन को, एक्सपीडिशन को, रिस्क टेकिंग को एक नई डायमेंशन दी है। यानी कि मैंने इनको देखना शुरू किया जब इन्होंने जर्मनी से अपना सफ़र बाइक पे शुरू किया और कोविड के ज़माने में ये 17 मुल्कों से होते हुए पाकिस्तान आए। कहीं बाइक ख़राब हो गई, कहीं बॉर्डर बंद थे, कहीं वीज़ा नहीं मिला। और ये सब कुछ करने के लिए जो हौसला, जो हिम्मत और बहैसियत पाकिस्तानी एक, यानी कि पाकिस्तान में ये ऐसे लोग इस तरह के काम नहीं करते, तो मैं इनका बहुत बड़ा फ़ैन हो गया। और आज इट्स एब्सोल्यूट प्लेजर कि ये हमारे साथ घर में हैं, साउथ अफ्रीका आए हुए हैं। मोस्ट वेलकम इब्रार। और जब तक आप यहाँ पर मौजूद हैं सदर्न अफ्रीका में, आप मेरे ही नहीं, आप हम सब के मेहमान हैं यहाँ पर। जब तक आप सदर्न अफ्रीका में हैं, साउथ अफ्रीका में, स्वाज़ीलैंड में, मपूटू में, आपको किसी किस्म की कोई भी मदद की ज़रूरत हो तो हम सब हाज़िर हैं। आपने डेफिनेटली ना सिर्फ पाकिस्तान का नाम बल्कि हमारी ट्रैवलिंग कम्युनिटी का नाम एक ऐसे लेवल के ऊपर ले गए हैं कि किसी भी इंसान को आपके लेवल की एक्सपीडिशन, एक्सप्लोरेशन और ट्रैवलिंग को कम्पीट करने के लिए बहुत अरसा चाहिए होगा। हमारे अज़ीज़ दोस्त निसार बरकी साहब ने इस मौके पर इब्रार के लिए कुछ अशार कहे हैं, तो मैं माइक उनको देता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया काशिफ और वेलकम। एक आज़ाद नज़म है छोटी सी लिखी, वो राह जिससे हज़ार रास्ते निकल के फैले हैं इस जहां में। वो राह जिससे हज़ार रास्ते निकल के फैले हैं इस जहां में, मैं उन्हीं रास्तों पे चल रहा हूँ। मैं उन्हीं रास्तों पे चल रहा हूँ, मुसाफतों को नज़र में भरना, रफ़ाकतों के असर में रहना, हिसारे जां की वजाहतों से, सकूत दिल की कबाहतों से, खुली फ़ज़ा की मुसाफतों से मैं ख़ुद की तकमील करने आया। अधूरे ख्वाबों की सादगी में मैं फसल रंगी को भरने आया। आपके लिए आप भी कुछ कहेंगे? हाँ, मैं भी कुछ कहूँगा। हाँ जी, आप भी कुछ कहेंगे। मैं तो अपनी वीडियो में इतना कुछ कह देता हूँ जी। हाँ जी, तो सबसे पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया जी मुझे यहाँ पे इनवाइट करने के लिए। और बहुत अच्छा लगा। मतलब ट्रैवल का यही एक थिंक सबसे बड़ा एडवांटेज होता है कि आज मैं यहाँ पे साउथ अफ्रीका में आपके पास बैठा हूँ, कल हो सकता है किसी और के पास, किसी और मुल्क में हूँ। और बहुत सारे लोग जब वीडियोस देखते हैं तो वो शायद एक्सपेक्ट भी नहीं करते कि मैं कभी उनके एरियाज़ में आ जाऊँगा और फिर वहाँ से जो प्यार, इज़्ज़त और मोहब्बत मिलती है। कोशिश होती है जहाँ पे भी जाओ, एक तो ये है कि अपना बिहेवियर अच्छा रखो ताकि लोग, अगर कोई उस मुल्क का कोई देख रहा है, कल को ये ना कहे कि अच्छा एक पाकिस्तानी आया था, वो हमारे कल्चर की, हमारे लोगों की उस तरह से इज़्ज़त नहीं करके गया जिस तरह से करनी चाहिए। तो कोशिश होती है कि जितनी इज़्ज़त, रिस्पेक्ट उस कल्चर को दी जाए ताकि वहाँ के लोगों के दिलों में हमारे लिए फिर इज़्ज़त बढ़े। तो कोशिश करते हैं। बाकी हम जो देख रहे होते हैं उनको भी दूसरे मुल्कों का कल्चर, वहाँ के लैंडस्केप, हिस्ट्री और ये वो सारी चीज़ें एक थोड़ा सा इंफॉर्मेटिव कंटेंट बना के दिखाया जाए ताकि घर में बैठे वो लोग जिन्होंने वो एरियाज़ को कभी नहीं देखा, उनको भी कुछ देखने और सीखने का मौका मिल जाए और साथ में एक वो थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन भी मिल जाती है। तो कोशिश करते रहेंगे इंशाल्लाह जब तक लोग देखते रहेंगे। तो बहुत शुक्रिया जी। मोस्टली कोशिश करता हूँ कि अपनी वीडियोस बना के घर चला जाऊँ, तो फिर जो इंस्टाग्राम पे फॉलो कर रहे होते हैं उनको पता होता है, बाकियों के नहीं होता। तो ऑलमोस्ट हर जगह पे थे। इंडिया में भी ऐसे मिले हैं लोग जो पाकिस्तान से वहाँ पे माइग्रेट हुए हैं, तो इस तरह आपको ऑलमोस्ट हर जगह पे मिलेंगे। बहुत बड़ी कम्युनिटी है ब्राज़ील में, अर्जेंटीना में है, चिली में है। चिली में तो काफ़ी लोग गाड़ियों का कारोबार करते थे और नेबरिंग कंट्रीज़ में इंपोर्ट एक्सपोर्ट करते थे। ऑफ कोर्स साउथ अमेरिका में कम होंगे लेकिन हैं हर जगह, क्योंकि मुझे जब कमेंट्स आते हैं तो लिखा होता है कि हम यहाँ से हैं, तो उसकी वजह से आई थिंक ये एक है जहाँ पे बिज़नेस अपॉर्चुनिटीज़ लोगों को नज़र आती हैं वहाँ चले जाते हैं। आई थिंक एक तो इंडिया है, मैंने उसको सही तरह से एक्सप्लोर नहीं किया। ख्वाहिश है कि दोबारा जाने का मौका मिले
और उसके अलावा जहाँ पे दोबारा जाना चाहूँगा, आई थिंक नॉर्वे, जापान, आइसलैंड, और कौन से हैं? बाकी मैंने मुल्कों को इतनी अच्छी तरह से एक्सप्लोर किया है कि अब ऑलमोस्ट सब कुछ वहाँ पे देखा है। आई थिंक ऐसा कोई मुल्क नहीं रहा, लेकिन ये कि जैसे मैं इराक़ में था तो दिन में 7-8 बार चेक पोस्ट पे रोक लेते थे, तो वो शायद एक अनप्लेजेंट से थे। और प्रेफरेबली जहाँ पे इस तरह की सिक्योरिटी की सिचुएशंस हों कि मुल्क वॉर से गुज़रा हो या गुज़र रहा हो, उसको थोड़ा सा अवॉइड, क्योंकि आप खुल के वहाँ पे ट्रैवल नहीं कर सकते, तो ये एक इशू होता है। बाकी तो ओवरऑल आई थिंक कोई ऐसा मुल्क नहीं जहाँ पे कोई ऐसा मौका आया कि मैंने कहा ये, हाँ थोड़ा सा इजिप्ट में करते हैं लोग तंग। वो एक तो उनकी इंफॉर्मेशन एजेंसी है, वो हर जगह घूम रहे होते हैं, जैसे आप कैमरा निकालते हैं वो भी साथ से निकल आते हैं। तो बाज़ार वगैरह में अगर आप ट्रैवल वॉक कर रहे हो तो दे फोर्स यू टू बाय समथिंग, और वो थोड़ा सा तंग करते हैं। फिर अगर आप टूरिस्टी स्पॉट्स पे हो तो हर वहाँ पे बंदे की होती है कि इसको बस किसी न किसी तरह लूट लिया जाए। तो Any near-death experience you had during your travels? अब पता नहीं जो मेरे इंसिडेंट होंगे, आज क्या मतलब अब उसमें ये भी होता है कि कुछ लोगों के लिए शायद हों, लेकिन मेरे लिए वो काफ़ी एडवेंचरस थे। आई थिंक आई रिमेंबर कि फ़र्स्ट टाइम जब मैं बल्गारिया में, मुझे पहले मैंने ऑफ रोड किया था अल्बानिया में, तो मैंने उससे पहले सिर्फ एक ट्रेनिंग ली थी BMW की 2 दिन की। तो उन्होंने कहा था जब ऑफ रोड जाना है तो खड़े होकर चलाना है। ऑफ रोड आया, जैसे मैं खड़ा हुआ बाइक स्पीड से थी, वो जाके गिरा। तो उसके बाद मुझे पता चला कि ये चलाना किस तरह है। तो इवन देन कि मैं उस तरह की रोड्स पे चला गया था जो ज़रा मुश्किल थी। तो सिमिलरली आई थिंक कुछ 4-5 बार गिरने के बाद वापस रास्ता लिया। तुर्की में एक बार हुआ था कि मौसम ख़राब हो गया था, रोड बहुत ख़तरनाक थी और मेरा इतना एक्सपीरियंस भी नहीं था। ईरान में एक बार मेरा एक्सीडेंट हुआ था। अभी तंजानिया में एक बार गिरा हूँ। तो दैट्स इट। बाकी ओवरऑल ठीक थे। हाँ जी, किसी जगह पे कभी को होटल ना मिल रहा हो तो वो फिर एक होता है कि अगर ईरान में 1-2 बार हुआ था कि उन एरियाज़ में थोड़ा सा सिक्योरिटी के इश्यूज़ थे, तो होटल्स वाले नहीं देते थे जगह। तो मतलब बाकी ओवरऑल तो ठीक ही था। ट्रैवल अपने लिए करता हूँ, वीडियोस लोगों के लिए बनाता हूँ। तो जहाँ पे मुझे लगेगा कि लोगों को इंटरेस्ट नहीं, मैं वीडियोस बंद कर दूँगा। तो वो है कि फिर मैं अपने लिए ट्रैवल करूँगा। क्योंकि पर्सनली मुझे ये लगता है कि 3-4 साल में जितनी वीडियोस बनाऊँगा, उसके बाद मैं ट्रैवल करूँगा विदाउट वीडियोस। क्योंकि वीडियोस के साथ ट्रैवल करना बहुत मुश्किल है। आप बहुत सारे ऐसे एक्सपीरियंस हैं जो मिस कर जाते हैं। अब इतनी जगह जहाँ पे मेरा दिल करता था मैं और रुकूं, लेकिन अगर आप वहाँ पे रुकते हो तो आपकी वीडियोस बोरिंग होते थे, क्योंकि लोग चाहते हैं कि कुछ ना कुछ होता रहे वीडियोस के अंदर। और स्पेशली आई थिंक वो एक साइकी भी है कि जिस जगह आपके साथ कोई मिसहैप होंगे वो लोग ज़्यादा देखना चाहेंगे, जो अच्छे एक्सपीरियंस होंगे वो ज़रा कम चलते हैं। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक है। मुझे यही लगता है कि मैंने जॉब छोड़ी है तो अपने पैशन के लिए छोड़ी है, नहीं तो मेरी जॉब बहुत अच्छी थी, बड़ी मज़े से सुकून में। होम ऑफिस था, 7 घंटे का काम 15 मिनट में भी करके अपने सोफ़े पे सो जाता था। तो इसमें अब आपके बॉस भी 1.6 मिलियन लोग हैं, जिसका दिल करता है, जो शायद सामने आपके बैठा होगा तो अनएजुकेटेड बंदा होगा, बात कभी नहीं करेगा, लेकिन कमेंट वो कुछ भी कर सकता है। ये भी इसमें फिर आपने सोचा कि फ्यूचर में आप हाउ विल यू इम्प्रूव योर कंटेंट दैट यू पोस्ट? देखिए, इम्प्रूवमेंट तो नॉर्मली ट्रैवल में यही होती है कि आप उसको किस तरह से किस एरिया का लेके जा रहे हो, डिपेंडिंग ऑन वो रीजन। हाँ, ये ज़रूर है कि जब मुझे ज़रा इस तरह की वीडियो से ज़रा मैं थक गया, उसके बाद डॉक्यूमेंट्रीज प्लान करूँगा। अभी भी मेरा दिल है, लेकिन मसला ये होता है कि द अमाउंट ऑफ मनी रिक्वायर्ड, फाइनेंशियल सपोर्ट। डॉक्यूमेंट्री आप एक मुल्क की एक बना के चले जाएंगे और शायद आप उस पर $15-20 हज़ार डॉलर लगा लेंगे। हाउ आर यू गोइंग टू रिकवर? दूसरा ये है कि हमारे लोगों को बहुत ज़्यादा कंटेंट देखना है, चाहे वो ठीक मतलब हो या ना हो।
देखना बहुत ज़्यादा है। तो अगर आप थोड़ा बना रहे हैं तो आपके चैनल्स नहीं चलेंगे, फिर आपको रेगुलरली कंटिन्यूसली डालना है। हाँ, ये ज़रूर है कि जब मैं ये ट्रैवल ख़त्म करूँगा बाइक वाला, कभी लगा कि अब बस मैं थक गया हूँ वीडियोस बनाने से, तब मैं ट्रैवल करूँगा तो उसमें फिर मैं सिर्फ डॉक्यूमेंट्रीज बनाऊँगा। वो फिर आप किसी मुल्क गए, आपको वो अच्छा लगा, आपने उसकी एक 25-30 दिन घूमे, उसके बाद एक वीडियो बना के अपलोड कर दी। फिर उसमें ये होगा कि जिसने देखनी हो देख ले, जिसने ना देखनी हो ना देख। फाइनेंशियल कोई उसमें ये नहीं होगा कि मैंने इससे कोई पैसे कमाने हैं। कभी सोचा है कि आप इसको छोड़ के वापस गो बैक टू इंजीनियरिंग? नहीं, उसमें कभी नहीं जाऊँगा, बस ख़त्म, बहुत बहुत हो गया जी। डिग्री जाएगी? नहीं, ज़ाया तो नहीं दे, देखिए एजुकेशन आपकी ज़ाया नहीं जाती। आई थिंक अगर मैं पढ़ा लिखा ना होता तो शायद इस तरह मुझे मौके भी ना मिलते। तो एजुकेशन का मतलब ये थोड़ी है कि जॉब ही करनी है। और जब आप ट्रैवल कर लेते हैं, मैंने जब ट्रैवल किया था 9 महीने आई थिंक मैंने ऑफिस से छुट्टी ली थी। उसके बाद बहुत मुश्किल है जॉब करना, बहुत मुश्किल है। हर रोज़ आपको लगता है ये अज़ाब है अल्लाह की तरफ से दोबारा जॉब करना। हाँ जी, तो पहले मैं ये करता होता था कि 3-4 महीने 5 महीने में अच्छे पैसे जोड़ लिए, अगर 15-20 हज़ार डॉलर जमा हो गया तो आई विल क्विट द जॉब। हाँ, बॉस को कहा कि भाई मैं छोड़ के जा रहा हूँ। तो वो फिर इतनी रेपो अच्छी थी कि वो कहते हैं अच्छा जब वापस आना हो तो इधर आ जाना। तो अगर आपको 6 महीने बाद पैसे ख़त्म हुए हैं तो वापस उनके पास चले जाओ या कहीं और जॉब ढूंढ लो। तो ये अच्छा एक्सपीरियंस था। जॉब इज स्लेवरी, जो आप अब काम कर रहे हैं वो तो आज़ाद था। तो देखिए उसमें ये था कि जॉब में मैं सिर्फ 6 से 8 हफ्ते जीता था, मतलब ट्रैवल करता था। जितना मेरा सेविंग होती थी वो सिर्फ ट्रैवल पे जाती थी। और उसके अलावा मुझे किसी किस्म का कोई मटीरियलिस्टिक चीज़ों का कभी शौक़ नहीं रहा। मैं गाड़ियाँ डिज़ाइन करता रहा, लेकिन कभी गाड़ी मतलब जर्मनी में साइकिल पे जाता था, साइकिल पे आता था, गाड़ी लेता था, ऑफिस वाले देते थे तो वो खड़ी खड़ी वापस हो जाती थी। अगर कभी मैं जब सिंगल था तब तो बहुत ही कम यूज़ होता था। फिर फैमिली आई तो सिर्फ सुपरमार्केट से सामान ही लेके आना होता, तभी फिर मैंने बाद में वापस कर दी। साइकिल भी जाते थे। बाकी ओवरऑल ठीक था जी, अल्लाह का शुक्र है। जर्मनी ने बहुत अपॉर्चुनिटीज़ दी, अगर जर्मन पासपोर्ट ना होता तो मैं आज यहाँ पे भी ना बैठा होता। तो वेस्ट अफ्रीका इंशाल्लाह प्लान है, अभी गया नहीं हूँ तो देखते हैं। थोड़ा वेस्ट अफ्रीका ज़रा आई थिंक डेंजरस तो है, लेकिन वो सही में आई वाज थिंकिंग ईस्ट अफ्रीका भी ज़रा टेस्ट करेगा। लेकिन जिन लोगों को एडवेंचर पसंद होता है वो फिर जाते हैं वहाँ पे, वो ज़रा नेक्स्ट लेवल है वहाँ पे। अब मसला ये भी होता है कि जब आप वीडियोस बना रहे हो ये वो सारी चीज़ें, तो आपने देखना होता है कि आपकी ऑडियंस किस तरह की है, अनलेस कि आप वीडियोस के बगैर ट्रैवल कर रहे हो। फिर मेरा ट्रैवल काफ़ी हद तक डिफरेंट भी हो सकता है इनसे। और इंशाल्लाह कभी प्लान है नॉर्थ केप से, मतलब नॉर्वे से लेके केप टाउन तक, वेस्ट कोस्ट। नॉर्वे भी बड़ा खूबसूरत है, स्पेशली हाँ जी जी, सारा नॉर्वे खूबसूरत है जी। पाकिस्तान के बारे में क्या ख्याल है आपका? ट्रैवल के लिहाज से बहुत अच्छा है। आई थिंक खूबसूरती बहुत है, लेकिन मैनेजमेंट इतनी अच्छी नहीं है। अपने नेचुरल रिसोर्सेज को मेंटेन करना नेक्स्ट जनरेशन के लिए वो नहीं है। हमारे लोग सिर्फ उस टाइम पे अगर 5,000 भी कमा लेंगे तो 10 दरख्त काटने पड़ जाएँ तो काट देंगे। जो जगह ज़्यादा टूरिस्टी होती है वहाँ पे बहुत होटल्स बन जाते हैं। उससे नुकसान यही होता है, कंक्रीट जगह जगह पे होटल्स बनते जाएंगे। इंफ्रास्ट्रक्चर तो टाइम के साथ सता रहा है, लेकिन नेचर ख़राब हो रही है, स्पेशली जहाँ पे एक्सेस हो रहा है। रिवर में जा रहे हैं, दैट्स अनदर वर्स्ट थिंग। जी जी। और उसके अलावा आप देख लें कि अगर आप नॉर्थ की तरफ जाते हैं, मोबाइल नेटवर्क अच्छे नहीं हैं, यू विल बी कट ऑफ। आपको वहाँ पे जाके एक नई सिम लेनी होगी, पता नहीं काम करेगी कि नहीं करेगी। टॉयलेट साफ़ नहीं मिलेंगे आपको, पूरे रास्ते 1 या 2 जगहों पे मिलेंगे। तो फैमिलीज़ और ये वो फॉरेनर से बातें हैं, गंद बहुत है। ऑफ कोर्स नेचर अल्लाह ने हमें बहुत खूबसूरत मुल्क दिया है। उसके अलावा आई थिंक लोग जब पाकिस्तान आना चाहते हैं तो वो सिर्फ पाकिस्तान के पहाड़ नहीं देखना चाहते,
वो स्विट्ज़रलैंड भी देख लेंगे, ऑस्ट्रिया भी देख लेंगे, कल्चर के लिए आते हैं। इसलिए आप देखें कि इंडिया की सबसे ज़्यादा टूरिज़्म राजस्थान और दिल्ली में है। ये किसे कहते हैं गोल्डन ट्रायंगल, राजस्थान, दिल्ली और आगरा। पहाड़ तो उनके पास भी हैं, लेह लद्दाख से कम तो कुछ भी नहीं है, लेकिन वहाँ पे लोग इतने नहीं जाते क्योंकि लोग आते हैं कल्चर के लिए, कुछ नया देखने, कुछ नया सीखने के लिए। तो हमारे यहाँ फोकस है नॉर्थ। उसके अलावा आप देख लें कराची से लेके लाहौर तक कोई अच्छे रिज़ॉर्ट्स, कोई अच्छी वो एक होती है कि ज़रा टूरिज़म इस पे भी फोकस करें, इस एरिए को भी लेके जाएं। ना वो नहीं करते। हाईवे तो बना दिया उन्होंने। हाईवे तो अपने लोगों के लिए है ना, लेकिन अपने लोग भी हमारे छुट्टियां कहाँ मनाने जाते हैं, नॉर्थ की तरफ ही। वो कल्चरल टूरिज़म का रुझान कम है। इंडिया में कैसे चल रही है टूरिज्म की? बहुत अच्छी टूरिज़म बहुत ज़्यादा, लोकल टूरिज़म भी उनकी बहुत है और फिर फॉरेन टूरिज़म भी बहुत है। फैसिलिटी उन्होंने हाँ, हर जगह पे। एक बार मैं स्विट्जरलैंड गया, वहाँ ट्रेन पे आगे पीछे सारे इंडियंस बैठे हुए थे। देखो यार, ये आई एम द ओनली पाकिस्तानी अराउंड एंड ऑल इंडियंस। तो फिर उधर मैं पहाड़ के ऊपर गया तो इंडियन रेस्टोरेंट बना हुआ था वहाँ पे, इंडियंस दे वर हैविंग फूड। कीनिया में आप देख लें अराउंड 70% इस बार टूरिज़म इंडिया से थी। जैसे जैसे लोगों मतलब जॉब्स बहुत अच्छी हैं वहाँ पे, बिज़नेस अपॉर्चुनिटीज़ इंडिया में बहुत अच्छी हैं। तो लोग जैसे जैसे थोड़ा सा कमा रहे हैं और सोशल मीडिया की वजह से लोग फिर ट्रैवल करते हैं। 2-3-4% लोग जो है वो तो मेगा रिच है इंडिया में। अगर 2-3% निकल आए ना तो इट्स लॉट ऑफ पीपल। बिल्कुल कह रहा हूँ जी, 3-4% इज लॉट ऑफ पीपल, भर जाती जगह भर जाएगी जी। तो वो आप समझ जाने कि अगर 2% भी हो तो वो तो बहुत से मुल्कों की पॉपुलेशन इतनी नहीं होती है। 2.5 करोड़ बन 2.5 करोड़ 2.5 करोड़ बंदा बन 2.5 करोड़ 1.2 बिलियन। तो वो भी मेगा रिच है, हर तरह के पैसे हैं, कुछ भी कर सकते हैं। Something very interesting incident that you really can't forget. आप पूछा भाई नौजवान लोग जो है पूछना है। हमें भी शौक है थोड़ा सा राइडिंग का, तो आसन आपसे पूछते हैं। सारे बाइकर्स हैं, तो आपने मुझे इंस्पायर किया अपने पहले बाइक के सिलेक्शन पे। तो मैं तकरीबन 1-2 साल रखी थी, देन आई मूव टू समथिंग बिगर। तो मैंने आपसे पूछा था, आपने तकरीबन माशाल्लाह 70,000 चला लिया आपने, तो डू यू हैव एनी प्लान्स ऑफ मूविंग टू समथिंग बिगर? आई एम थिंकिंग टू गो टू Tenerife 700, अच्छा, बट आई एम नॉट श्योर। एक्चुअली ये होता है कि जब आप बाइक लेना इशू नहीं है, जिन एरियाज़ की तरफ जा रहे होते हैं कि आप उस पर कंफर्टेबल हो। फॉर एग्जांपल अगर मेरे पास हैवी बाइक होगी, आई एम नॉट श्योर, मैंने कभी कोई और बाइक चलाई नहीं है, तो मैं जब लेने भी गया था तो 850 लेने गया था, लेकिन जब मैंने उसको देखा मैंने कहा यार ये बहुत बड़ी है, मैं इस पर कंफर्टेबल। मैंने पहले कभी नहीं बाइक चलाई थी, सिर्फ लाइसेंस ही लिया था, थोड़ा बहुत जितना भी सीख के आप लेते हो। तो बाइक आप देख लें, जितने भी ओवरलैंडर हैं जो दुनिया घूम रहे हैं, उनकी कोशिश होती है लाइट बाइक पे ट्रैवल करें और जिसके अंदर कम इलेक्ट्रॉनिक्स और इस तरह की चीज़ें होती हैं। एक वो लोग होते हैं जो फॉर एग्जांपल 1 साल कहते हैं कि हम गैप लेते हैं, ट्रैवल करते हैं, उनके पास बड़ी बाइक्स भी होती हैं सब, क्योंकि वो पहले भी बहुत चला रहे होते हैं। फिर कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जो 5-5, 6-6 साल ट्रैवल कर रहे थे, वेस्पा पे भी ट्रैवल कर रहे होते हैं। तो इस तरह आपको मोस्टली मैंने जिन लोगों से भी पूछा है जिन्होंने वर्ल्ड ट्रैवल किया है, वो यही कहते हैं स्टे ऑन लाइट बाइक। हाँ, ये ज़रूर है कि जब आप हाईवे पे ट्रैवल करते हो तो तब आपको महसूस होता है कि इसमें पावर ज़्यादा होनी चाहिए, लेकिन अदरवाइज़ तो कोई इशू नहीं है। 310 is good now. हाँ जी, इसमें इतनी पावर नहीं है, थोड़ा वेट आप थोड़ा उसका ज़्यादा हो जाए सामान वगैरह का तो यू फील के अंडर पावर है। हाँ, पहाड़ी पे नहीं, वैसे हाईवे पे भी वाइब्रेशन उसमें ज़्यादा, सिंगल सिलेंडर है, तो ये चीज़ें हैं। लेकिन ओवरऑल आई थिंक इज़ अ गुड बाइक। 70,000 किलोमीटर मैंने चलाया, बहुत कंफर्टेबल हूँ उस पर। अब मैं शायद चेंज करूँ, लेकिन अभी तक जब सही चल रही है तो क्या ज़रूरत है। वही जो 10-12 हज़ार डॉलर मैंने खर्च करने वो ट्रैवल पे कर लूँगा। खाने किस चीज़ में सबसे अच्छे आपने? सबसे अच्छे मुझे यही होता है कि सबसे अच्छे, एक तो जहाँ पे इजी हलाल खाना मिल जाए। आई थिंक सबसे ईजीएस्ट ट्रैवल प्रोबेबली वाज इन मिडल ईस्ट,
सेफ्टी का कोई इशू नहीं है, कहीं पे भी आप सामान छोड़ के चले जाओ कोई चोरी नहीं करेगा। खाना हर जगह पे आपको मिल जाएगा और हर बजट के लिए है कि मिडल ईस्ट में लेबर भी तबका है तो उनके लिए भी रेस्टोरेंट बने हुए और उनका खाना भी अच्छा होता है। अगर आप अफोर्ड ज़्यादा कर सकते हो तो यू कैन गो फॉर डिफरेंट। और इंडिया में काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस रहा क्योंकि आपको हर रोज़ डिफरेंट खाना मिल रहा है, कल्चर फूड सब कुछ उनका डिफरेंट है। हलाल का प्रॉब्लम है इंडिया में नहीं, वहाँ पे वेजिटेरियन बहुत है ना। हाँ जी, तो प्रोबेबली मेरा तो कोई 40-50% फूड ही वेजिटेरियन वहाँ पे रहा है। क्या चीज़? नहीं डिपेंड करता है। मुस्लिम रेस्टोरेंट होंगे तो मीट हलाल होगा, नॉन मुस्लिम होंगे तो डिपेंड करता है कि वो कौन से एरिया में है। कुछ जगहों पे वो बताते हैं कि हम लोग लेकी मुस्लिम एरिया से आते हैं। सॉरी मैंने बच्चों के साथ आपका ये युगांडा का टूर देखा था, तो बच्चों ने मेरे ने कुछ अजीब सा सवाल किया कि दिस गाय इज ईटिंग एनीथिंग। मोस्टली जो आप खा रहे थे या सो वी डोंट नो हाउ व्हाट वाज द स्टेटस ऑफ दैट एंड आई एम श्योर यू टेक केयर ऑफ दैट। सो आपके ख्याल में या अब देखें हलाल फूड मतलब हाँ, युगांडा में आपको 90% हलाल फूड मिल रहा है। ये इवन मैं जिस लॉज पे भी गया हूँ ना, कीनिया, तंजानिया, युगांडा, हलाल। मतलब हाँ, ये अपने बेटे को बता दिए खाता मैं हलाल ही हूँ। लेकिन उसके अलावा ये ज़रूर है कि फॉर एग्ज़ाम्पल मुझे ये नहीं होता कि मैं किसी जगह सिर्फ फूड के लिए ट्रैवल करने जाऊँगा। हाँ, अगर मुझे फ्रूट मिल जाएंगे तो वेल एंड गुड है। मैंने ऐसे बहुत सारे दिन गुजारे हैं जहाँ पे मैंने सुबह से शाम तक सिर्फ 10-12 केले साथ रखे हुए थे, वही खा रहा था। तो डिपेंड करता है, मतलब मुझे कोई बहुत उस चीज़ का शौक़ नहीं होता, लेकिन हाँ अच्छा खाना मिल जाए तो ठीक है। बाकी जो मिल रहा होता है। कभी पेट खराब हुआ है? जी बिल्कुल हुआ है, बड़ा जालिम किस्म का इस बार हुआ था ज़ांज़ीबार में। वहाँ पे मैंने स्ट्रीट फूड ट्राई किया था और उसके कुछ 3-4 हफ्ते तक पेट जो है वो और हाँ जी, बस वो ऐसी सिचुएशन थी। अदरवाइज़ आप जब ट्रैवल स्टार्ट करते हो ना तो आपके पेट को और बॉडी को टाइम लगता है एडजस्ट होने में। हफ्ते 1.5 हफ्ते के बाद रूटीन में आ जाती हैं। फिर पाकिस्तानी अब अनहाइजीनिक मेरे ख्याल में पाकिस्तान और इंडिया से ज़्यादा कहीं नहीं मिलेगा आपको। आप इतना टेस्टी खाना होगा, इधर नज़र मारेंगे तो आप कहेंगे नहीं खाना। तो उसके अलावा आप देख लें ईरान में जाएंगे तो खाना लेके आते हैं वो बहुत टेस्टी नहीं होता, जिस तरह वो लेके आते हैं बहुत साफ़ सुथरा सजा के लेके आते हैं। और अफ्रीका में भी बहुत है हाइजीन। हाँ, मैं मोस्टली स्ट्रीट फूड को अवॉइड करता हूँ जब से वो ज़ांज़ीबार में हुआ था, लेकिन अदरवाइज़ हर जगह से बहुत अच्छा खाना मिला। रवांडा में कैसा रहा खाने का? रवांडा में मेरे ख्याल में 70-80% तो मैंने फ़िश ही खाई होगी। अच्छा। और उसके अलावा सिटीज़ के अंदर पाकिस्तानी रेस्टोरेंट भी हैं, इंडियन भी हैं। किगाली के अंदर आपको सब कुछ मिलेगा। जी जी। अच्छा, डेवलप्ड है कैसा है? किगाली तो बहुत अच्छा लगा था। आई थिंक पहला शहर जहाँ पे आप आते हो अफ्रीका में। उसकी देखिए डिपेंड करता है कि आप सीधा यूरोप से निकलेंगे तो आप रवांडा आ जाएंगे, तो आपको रवांडा की कदर नहीं पता चलेगी। अगर आप बाय लैंड ट्रैवल कर रहे होंगे ना तो आप वहाँ पे आएंगे तो फील्स लाइक कि ये कहाँ पे आ गए हैं। रोड्स बहुत अच्छी हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा है। फिर उसके अलावा आप कहीं पे भी किसी भी टाइम चले जाएं, वहाँ पे वो बोडा उसे कहते हैं, वो मोटरसाइकिल राइड किसी के साथ बैठ के कहीं चले जाएं, सेफ़ है। रात के 12 बजे, 1 बजे, 2 बजे, 4 बजे, जहाँ मर्ज़ी आपकी जेब में जितने पैसे हैं मोबाइल पे बात कर रहे हैं। तो वो एक जब आप बाय रोड ट्रैवल करते हो तो यू अप्रिशिएट कि अब आप एक डिफरेंट जगह पे आ गए हो। हाँ, मुझे बहुत अच्छा लगा था। कैफ़ेज़ हैं, रेस्टोरेंट बहुत अच्छे हैं, हर तरह का खाना मिलेगा और मुझे पसंद होता है वैसे अच्छे कैफ़े में जाके कॉफ़ी पीना और आराम से बैठना। तो बाकी जगहों पे जब मैं जाता था मोस्टली टूरिस्ट होते थे, वहाँ पे लोकल्स भी होते थे, तो प्राइसेस भी आपसे लोकल वाले ही लेते थे। ये नहीं कि वो मेन्यू कार्ड चेंज हो जाता था। जी
दूसरे ब्लॉगर भी हैं जैसे मीन खान है जैसे प्रेसिडेंट, जी जी मैंने उनको फॉलो करके अपने नॉर्थ पाकिस्तान और अब वो लोगों को साथ लेके जा सकते हैं। जी जी आपका कभी इरादा है कि टेक अदर ग्रुप्स विद यू जी जी ड्यूरिंग योर जर्नीज? नहीं, ड्यूरिंग जर्नीज़ नहीं जी, लेकिन हाँ जब मैं उसको कभी बिज़नेस बनाऊंगा, लाइक अगर मैं अपनी कंपनी बनाऊंगा और लोगों को नॉर्थ लेके जाऊंगा तब करूंगा। लेकिन आई थिंक वो आपका वो बिज़नेस है, ये काम है। लेकिन अपने ट्रैवल में हाँ ये ज़रूर है कि फॉर एग्ज़ाम्पल अगर कोई मुझे रास्ते से मिल जाता है और मुझसे मेरे साथ ट्रैवल करना चाहता है तो ऑफ़ कोर्स मैं उसके साथ 2-4 दिन गुजारूंगा। लेकिन आफ्टरवर्ड्स मैं सोलो ट्रैवल ज़्यादा करना चाहूँगा। पाकिस्तान में या इंडिया में मैंने किया लोगों के साथ, अच्छा रहा, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस। लेकिन वो एक ये चीज़ होती है कि जब आप ट्रैवल करते हैं उसमें 2 तरह का होता है। एक होता है कि आप अपने कंफर्ट ज़ोन में रह के करना चाहते हैं और अपने साथ एक ऐसा बंदा रखना चाहते हैं जो इजी कर दे आपके लिए, मतलब डिसीजन मेकिंग या कुछ भी है। फिर 2 बंदे हैं, किसी जगह बाइक ख़राब होगी तो वो सब कुछ इजी हो जाता है, या आप बड़ी सेफ़ कंट्रीज़ में चले जाते हो जहाँ पे सब कुछ बहुत स्मूथ है, जैसे यूरोप है, तो वो मुझे बोरिंग लगता है। मुझे लगता है थोड़ा सा जब तक मैं कर सकता हूँ अपना कंफर्ट लेवल ट्राई करता रहूँ, डिफरेंट चीज़ें। जब मुझे लगेगा कि नहीं अब बहुत हो गया फिर चेंज कर सकते हैं। लेकिन अभी मुझे मज़ा आता है थोड़ा सा कि जहाँ पे मुझे लगे कि ये मैं ज़रा वो काम कर रहा हूँ जो मैंने पहले कभी नहीं किया। अगर आप उस एरिया में ट्रैवल कर रहे हो जहाँ पे आपको सोचना पड़ेगा, आप रोड ले रहे हो, अच्छा नहीं ये देखना यहाँ से जाऊँ या ना जाऊँ, रोड कैसा होगा, लोग कैसे होंगे, सेफ्टी इश्यूज़ तो नहीं है, रोड की कंडीशन ख़राब तो नहीं है, तो वो थोड़ा सा आप हर टाइम ऑन दैट जो होते हो उसका थोड़ा अपना मज़ा है। बिफोर यू प्लान एनी विजिट टू एनी कंट्री, तो उसके पहले उसका होमवर्क करते हैं, कहाँ जाना है, किसकी सारी हाँ जी, उसमें कुछ चीज़ें होती हैं जो आप पहले डिसाइड करते हो। सबसे पहले तो आप अपना रूट डिसाइड करते हो कि मैं ये स्टार्ट पॉइंट होगा, ये मेरा एंड पॉइंट होगा, और किन मुल्कों से गुज़र के जा रहे हो, उनमें रिक्वायरमेंट्स क्या है एंट्री की, ताकि आपके पास डॉक्यूमेंट्स पहले से सारे प्लान्ड हो। अगर वीज़ाज़ लेने हैं तो वो आप ले लें या वहाँ से आपको मिल जाएगा। फिर उसके अलावा क्योंकि मैं ख़ुद यूट्यूब बहुत देखता हूँ लोगों की वीडियोस वगैरह, तो कुछ ना कुछ अगर मुझे पसंद आ जाए तो मैं मैप पे मार्क करता जाता हूँ। तो हो सकता है बहुत ऐसी जगह जो शायद मैंने कोई 10 साल पहले मैप पे मार्क की होंगी, यार ये जगह अच्छी है, यहाँ पे जाना। जब कभी मौका मिलेगा मैं उस एरिया से गुज़र रहा हूँगा तो फिर मैं एक रफ सा प्लान बनाता हूँ कि यार ये जगह जो मैंने देखनी है, बाकी उसको थोड़ा सा मैं फ्लेक्सिबल रखूँगा। जैसे भी मैंने यहाँ से केप टाउन जाना है तो मुझे ये है कि मैं गार्डन रूट की तरफ से गुज़र के जाऊँ, बाकी वो रूट कैसा लूँगा, किस तरह जाऊँगा, जितना मेरे पास टाइम होगा, बाइक ठीक चल रही है तो चलाते जाएंगे, कोई इशू आया तो फिर हो सकता है उसको शॉर्ट कर लो। तो आपके यहाँ आप अच्छी की क्या तारीफ है कि जो आप जैसे मार्क करते हैं कि ये अच्छी जगह है, यहाँ पे जाएंगे, क्या वो मतलब है कि कंट्री का मतलब ग्रीनरी, वेस्टर्न इंफ्रास्ट्रक्चर, कल्चर, वो सब कुछ हो सकता है। देखिए मुझे हिस्ट्री बहुत फैसिनेट करती है, कल्चर भी सिमिलरली, उसमें सिवाय आई थिंक मे बी फूड के बाकी सारी चीज़ें हैं। फूड में भी कभी कभी कर लेता हूँ, एक्सेप्शंस मार लेता हूँ, लेकिन आई थिंक मोस्टली लैंडस्केप, नेचर और कल्चर, हिस्ट्री, ये 3-4 चीज़ें डिपेंड करता है कि उस एरिया में किस तरह। फिर उसके साथ साथ अगर कोई जगह हो जो आपकी चॉइस बी और सी हो, उसके अलावा एक और चीज़ होती है कि अब जब मैं वीडियोस बनाता हूँ तो ये भी देखता हूँ कि इस जगह से जो वीडियो बनेगी क्या वो मेरी ऑडियंस के लिए भी इंटरेस्टिंग होगी, तो वो भी एक एक्स्ट्रा एफर्ट कर लेता हूँ मैं उसके लिए कि अच्छा ठीक है मैं इस एरिया की तरफ चला जाता हूँ, चाहे वो मुझे बहुत फैसिनेट ना करता हूँ, लेकिन मुझे अगर लगता हो कि लोगों को शायद ये दिखाना ज़रूरी है जब मैं यहाँ पे आया हूँ। तो ये अब जैसे मॉल्स मुझे बिल्कुल अट्रैक्ट नहीं करते, लेकिन मुझे याद है मैं कब मीटअप पे जाता हूँ तो मुझे अक्सर कहते रहते हैं, औरतें भी आती हैं, तो जब आप वहाँ से गुजरते हैं तो हमें लगता है बराबर भी अंदर जाएं, ये दिखाएं तो सही हमें, आप उसके सामने से गुजर के जा रहे हैं, तो वो चीज़ भी होती है। तो इसके लिए अब थोड़ा बहुत जो होता है वो एक कोशिश होती है कि सबके लिए कुछ ना कुछ मीठा लेने क्लोजिंग कुछ वर्ड्स, क्लोजिंग अभी मीठे के साथ वो बाद में अभी क्लोज करना।
प्रोग्राम मैनेजर हूँ प्रोड्यूसर वो हैं। अच्छा, इन दी एंड इब्रार, आपके टाइम का और बहुत बहुत शुक्रिया। अब मुझे पता है कि आपका स्केड्यूल बहुत हेक्टिक होता है और बाज़ दफ़ा स्केड्यूल नहीं भी होता और इतना थोड़ा टाइम होता है कि आप उसमें से करते हैं, उसमें से अपने यहाँ आए। इसमें बहुत सारे लोग, स्पेशली यंग जनरेशन और मेरी जनरेशन भी, ये हम सब आपके फ़ैन्स हैं और हमेशा आपकी सलामती के लिए दुआ करते हैं और यही चाहते हैं कि आप तो बात कर रहे थे कि शायद कुछ सालों में आप बाइक का सफ़र छोड़ दें। हमारी बहरहाल ख्वाहिश नहीं है, हमारी ख्वाहिश है कि आप जारी रखें जब तक आप जारी रख सकते हैं। लोग देखेंगे तब तक हम वीडियोस बनाएंगे। आपकी तो सब्सक्रिप्शन और आपकी तो व्यूअरशिप मेरे ख्याल में जितनी बड़ी है पाकिस्तान में किसी भी लोगर की इतनी नहीं है जितनी आपकी है। टाइम के साथ साथ लोग कुछ नया देखना चाहते हैं, कोई नया फेस आता है और जब आप सेम काम कर रहे होते हैं वो एक चीज़ होती है कि आप उसमें वो मज़ा नहीं आता आ रहा होता है। आप कहते हैं कि आप ट्राई समथिंग डिफरेंट, तो उसमें ये कि सूनर और लेटर मेरा प्लान ये है कि आई वुड लव टू ट्रैवल विद फैमिली ओवरलैंड। तो लेट्स सी। यही कि इब्रार जो हैं ये डेफिनेटली पाकिस्तान में बल्कि दुनिया में ये एक ट्रेंड सेटर हैं। इन्होंने वो एक्सपीडिशन और एक्सप्लोरेशन और ट्रैवलिंग का ट्रेंड सेट किया है कि अब इनको देखकर पाकिस्तान में बहुत से लोगों ने इनके स्टाइल की ट्रैवलिंग और इनको, मैं शायद लफ्ज़ इस्तेमाल भी कर सकता हूँ, इनको कॉपी करना शुरू किया है। इनके तरीके के वीलॉग बनाते हैं जो कि अच्छी बात है। एक्सप्लोरेशन एक बहुत बड़ी फील्ड है और वी विश कि आप इसी तरह ट्रैवल करते रहें, हमारे सामने एक्सपीरियंसेस लाते रहें और अभी रिटायरमेंट का मत सोचें। बहुत शुक्रिया, थैंक यू।